अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में दहशत गर्दी के हमलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बाद बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों की तरफ से भी मुसलसल हमलों की जिम्मेदारी कबूल की जा रही है और उसमें तेज़ी भी देखने में आ रही है। कल रात बलूचिस्तान में 2 मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स पर हमला किया गया और रात से ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जवाबी कार्रवाई जारी रही। क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया और नोशकी और पंजगूर में अब तक 13 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और आज शाम तक ये इतला थी कि पंजगूर में कुछ दहशतगर्द जो बाजार की तरफ भागे थे उनके खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक पंजगूर और नोश की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 13 दहशतगर्द मारे गए। गुज़िश्ता रात दहशतगर्द हमले पसपा करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन किया और यह सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑपरेशन मफरूर दहशतगर्दों की तलाश के लिए था। पंजगूर में अब तक 4 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक पंजगूर में शदीद फायरिंग के दौरान पाक फौज के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया और 4 फौजी जख्मी हैं, जबकि नोशकी में मजमूई तौर पर 9 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक नोशकी में दहशतगर्दों का हमला पसपा करते हुए पाक फौज के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक दहशतगर्द और उनके हैंडलर्स भारत और अफगानिस्तान में राब्ते में थे। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसकी जिम्मेदारी कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते ही बलूचिस्तान के ज़िला केच में दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज की एक चेक पोस्ट पर हमला किया गया जिसमें 10 फौजी जवान शहीद हो गए थे, जबकि फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हुआ और बाद में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया और इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन फ्रंट ने कबूल की थी। जबकि इससे पहले 20 जनवरी को बलोच अस्करियत पसंदों की एक और तंजीम बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने लाहौर में अनारकली बाजार में धमाके की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। एक तरफ बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों की तरफ से हमलों में तेज़ी देखने में आ रही है, वहीं मुज़ाकरात की नाकामी पर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी मुसलसल हमले कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रही है, पेट्रोलिंग पर मामूर अफसरान पर हमला किया जा रहा है। सिर्फ गुज़िश्ता माह जनवरी में कलअदम तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में 42 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी, जबकि दिसंबर के महीने में 45 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। 2021 में दहशतगर्दी की लहर में इजाफा देखा गया। इस लहर में इजाफा क्यों हो रहा है, आज के जो वाक़या है उसकी क्या तफसीलात हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद हम हमारे साथ मौजूद हैं। बलूचिस्तान से भी सूरत हाल मालूम करेंगे। शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, ज़ाहिर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, फ़ौजी जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं पंजगूर और नौशकी में। ये एग्जैक्टली इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या कोई बलोच तंजीम है जिसकी ओनरशिप भी ली जा रही है या कोई और आप इस वक्त नेक्सस देख रहे हैं? देखें, ये 11 जनवरी को बलोच तंजीमें मिलकर इन्होंने BNA बनाई है और इनको अंडरग्राउंड या पर्दे के पीछे TTP और दूसरी तंजीमों की भी हमायत हासिल है और दाइश भी वहाँ मौजूद है और भी तंजीमें हैं जो कि दहशत गर्दी में इजाफा कर रही हैं। इनके इंडिया से भी लिंक हैं और इनके अफ़गानिस्तान में आपको पता है निगार हो गया, कुन्नड़ हो गया, खोस्त हो गया, पख्तिया हो गया और नूरिस्तान हो गया, इन इलाकों में इनके कैंप्स हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो गया। पाक फ़ौज जुर्रत के साथ इनका मुकाबला कर रही है। पहले तो बातचीत चलती रही, तालिबान बातचीत में एक ब्रिज का काम कर रहे थे, लेकिन बाद में वो बातचीत जो है रुक गई और तालिबान ने TTP को समझाया भी और वो चाहती थी भी है कि इसका कोई हल निकले, लेकिन ये हल नहीं निकल सका और इस वक्त मुज़ाकरात की बजाय उन्होंने दहशत गर्दों के हमले शुरू कर दिए हैं, उन्होंने ब्लास्ट शुरू किए हैं और उन्होंने कल नोशकी में रात को हमला किया और पंजौर में किया, जिसमें कि उनके 9 एक जगह दहशतगर्द मारे गए और 6 एक जगह मारे गए। हमारे 6 से 7 जवान शहीद हुए, जिनमें एक मेजर भी शामिल था। सब तो ये बलोच शिदत पसंद तंजीम है, क्या तहरीक तालिबान और दाइश ये सारे आपस में मिलकर क्या कोऑर्डिनेशन के साथ हमले कर रही हैं, क्योंकि BLA ने इसकी ओनरशिप कबूल की है? बज़ाहिर तो ये ओनरशिप नहीं ले रहे, लेकिन इतना बड़ा हमला जो इन्होंने कल नोशकी और पंजौर में किया है और जो तुर्बत में हुआ है वो वैसे नहीं हो सकता। BNA में इतनी सख्त नहीं है, BNA कोई इतनी वेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन TTP के पास क्योंकि बहुत लेटेस्ट असला भी आ चुका है, जितना नेटो का असला है वो आया है और वो इन सारे मामलात से काफ़ी अरसे से इसमें मसरूफ़ हैं। सो इसलिए, वरना BNA वाले तो एक आधा धमाका और LD लगा के चले जाते हैं, जिस तरह उन्होंने
गालिब इम्कान ये है कि नारकली में किया और एक दो और जगहों पे कोशिश की, लेकिन इनकी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है मेरी पॉलिटिकल ख्याल में। मैं अपने अस्करी हवाले, अस्करी ज़राए की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी सियासी सोच की बात कर रहा हूँ। सब मगर पाकिस्तान में तो ये पहले पाकिस्तान ने बताया दुनिया को कि अफ़गानिस्तान में जो पहले हुकूमत थी वो इन शिद्दत पसंदों को पनाह देती थी, भारत के एजेंडे को सपोर्ट करती थी, भारतीय एजेंसी रॉ उस मौके को एक्सप्लॉइट करती थी और पाकिस्तान पर हमले कराती थी, चाहे वो बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों की तरफ से हों, उनके पीछे भी रॉ होता था, या तहरीक तालिबान से हों, उनके पीछे भी रॉ होती थी। अब कैसे हो रहा है? अब तो वहाँ पर तालिबान की हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत ये कैसे होने दे रही है सब कुछ? देखें, अब इनके जो राब्ते हैं दूसरे मुल्कों के ज़रिए आजकल के, देखें ना, आज हमने नोशकी को सेटेलाइट से बंद किया है, फ़ोन्स बंद किए हैं और हमने रेड अलर्ट, हाई अलर्ट जारी किया है तमाम प्रोविंसेस को और तमाम आईजीज़ को, क्योंकि एक बड़ा इजाफा है दहशतगर्दी में और ये किसी और तरफ का भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। इसलिए हमने 8 दिन पहले भी अलर्ट जारी किया था, आज फिर अलर्ट जारी किया है वज़ारत दाखिला ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ को और आईजीज़ को। और इंडिया जो है वो पाकिस्तान में साजिश करने से और रॉ जो है उसके पुराने कांटेक्ट और इनसे राब्ते हैं। आजकल तो फ़ोन का दौर है, आप देखें कि दोबारा ये टीटीपी के लोगों ने पेशावर और दूसरे इलाकों में भत्ता मांगना भी शुरू कर दिया है। सो ये सारी सूरत हाल बन रही है। मतलब अगर भारत की तरफ से राब्ते हैं इनसे, तो ये अगर ऑपरेट पाकिस्तान में कर रहे हैं तो क्या इनकी पनागाहें भी पाकिस्तान में ही हैं, या ऑपरेट यहाँ आके कर रहे हैं मगर पनागाहें अफगानिस्तान में हैं और वहीं से इंडिया इनको हैंडल कर रहा है? अफगानिस्तान से आते हैं और फिर चले जाते हैं। जो मैंने इलाके बताए हैं ये बॉर्डर एरियाज़ हैं और पाकिस्तान में भी इनके स्लीपर सेल होंगे, लेकिन ये जितने दोनों बड़े हमले हुए हैं ये हमलावर बाद में वापस गए और ये लोग जो नोशकी और पंगजोर में हैं वो धर लिए गए और वो मुकाबले में उन्हें काफ़ी पाक फ़ौज ने नुकसान पहुँचाया, फ़ौज की भी शहादतें हुई, लेकिन एक बड़ा जो मंसूबा लेकर आए थे उसमें उनको बुरी तरह नाकामी हुई है पाक फ़ौज की जुर्रत और बहादुरी की बुनियाद पर। मगर शेर साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर है जब अमेरिका गया है वहाँ से, नेटो गया है वहाँ से, तो तालिबान की वहाँ पर हुकूमत आई है, तो जो वहाँ अगर पनाह लेते हैं फिर वहाँ से आकर हमला भी करते हैं, फिर इनके पास इतना सारा असलहा भी आ गया है, तो क्या ये सब कुछ अफ़गान तालिबान की मर्ज़ी के या उनकी मालूमात के बगैर हो रहा होगा ये सब? हाँ, ये अफ़गान तालिबान की मर्ज़ी के बगैर हो रहा है। तालिबान से हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत सारा असला जो है जो नेटिव छोड़ के आए लोगों के हाथ में भी लगा है। वहाँ ज़ाहिर है कि अमेरिकन फ़ौज के साथ जो लोग या नेटिव के 42 मुल्कों के साथ जो लोग काम कर रहे थे उनके पास भी असला है। वो तो तालिबान के साथ नहीं थे, वो तालिबान के ख़िलाफ़ थे, लेकिन असला जो है गिरदो नवा में वो भेज रहे हैं या बिक रहा है या स्मगल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वहाँ भी ये असला भेज रहे हैं। ज़ाहिर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की तरफ से भी इसकी तरदीद की जाती है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा अगर ये उस एरिया में सब कुछ हो रहा है? पाकिस्तान अफगान तालिबान की हुकूमत से एहतजाज करेगा कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो, या इसका कोई और हल निकाला जाएगा? क्या हल निकाला जाएगा? तालिबान ने तो हमें पूरा शोर किया, हमारे उनसे बहुत अच्छे रवाबित हैं और इमरान खान जो है सारी दुनिया से तालिबान की हमदर्दी और उनकी मदद की अपील कर रहा है, लेकिन टीटीपी में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और नूर वली ग्रुप हो गया, अलीम खान ग्रुप हो गया, फ़कीर मोहम्मद हो गया, दाइश हो गई और कई टीटीपी के लोग दाइश में को भी ज्वाइन कर रहे हैं और दाइश से तालिबान की भी लड़ाई है। सो जो बॉर्डर एरिया है उसमें अमन नहीं है, उसमें इंतशार और खलफशार है और उस इंतशार और खलफशार की वजह से बाज़ ग्रुप जो है वो पाकिस्तान में हमलावर हो रहे हैं। अच्छा, मगर जो बॉर्डर का एरिया उसके लिए तो बताया गया था ना कि 90% की फेंसिंग कर ली गई है, बाड़ लगा ली गई है और जो बाकी का थोड़ा एरिया बचा है उस पर भी सख्त निगरानी हो रही है, तो क्या उसके बावजूद ये आसानी से आ जा रहे हैं? 20 किलोमीटर खाली है और ये इलाके ऐसे भी हैं कि यहाँ हमने 20.3 किलोमीटर सिर्फ रहता है, फेंसिंग जो है उससे निकल के भी इलाके हैं और ये कहना कि फेंसिंग जो है वो फेंसिंग पे भी 1-2 दफ़ा हमलावर हुए हैं और ग़ुलाम ख़ान पे भी वो 8-10-12 दिन पहले चौकी पे हमलावर हुए हैं और वो गाहे बगाहे अपनी कार्रवाई करते हैं, लेकिन हमारी फोर्सेस जो चौकी पे और बॉर्डर्स पे मौजूद हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। सबके आने वाले दिनों में फिर खदशा है कि खुदा न ख्वास्ता और हमले बढ़ सकते हैं?
देखें, हमले तो करने से ये बाज नहीं आ रहे, और हमने इस हफ्ते में ये सेकंड अलर्ट जारी किया। ये हमले बढ़ सकते हैं क्योंकि उनके पास और तो कुछ काम ही नहीं है सवाए लड़ने झगड़ने के। टीटीपी के पास तो मेरा मतलब है जो उनकी डिमांड्स हैं वो तो पाकिस्तान गवर्नमेंट पूरी नहीं कर सकती, और वो पूरी करना, अगर कोई टीटीपी का आदमी कानून आइन के दायरे में आना चाहता है और पाकिस्तान के झंडे तले आना चाहता है तो हमने दरवाजे नहीं बंद किए हुए, लेकिन अगर वो मुल्क के ख़िलाफ़ एक बगावत का समा रखते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फिर तो उनको उसी तरह जवाब दिया जाएगा जिस तरह वो हमलावर होंगे। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त ज़ियाउल्लाह लांगू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर दाखिला बलोचिस्तान। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं, दिफाई तज़कियाकार। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लांगू साहब, पहले ज़ाहिर बलोचिस्तान के जो हालात वाक़यात हैं उस पर बहुत तशवीश हो रही है। ये भी हमला हुआ, इतने अफसोसनाक है, फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं। क्या ये ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जिस कोऑर्डिनेशन की वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं उसके असरात आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाज़िब भाई। देखें, आप देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान एक दहशतगर्दी का शिकार है, जिसमें अफ़गानिस्तान की ज़रज़मीन भारत के हाथों इस्तेमाल हो रही है। जब अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तब्दीली आई तो वो उनका एक अंदरूनी फ़ैसला था, आलमी ताकतों से मिलकर उनका एक फ़ैसला था। हम और वो एक हमसाये की हैसियत से, चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, हमारे मफादात है कि हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। हमने अफ़गानिस्तान हुकूमत के तक अपनी मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए पैगाम भिजवाया कि आपका सरज़मीन इस्तेमाल हो गया है, अभी आपकी हुकूमत आई है तो हमें उम्मीद है जिस तरह रेगुलर इस्तेमाल करते रहे, अभी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। तो मैं वहाँ से बिल्कुल यकीन दहानी कराई गई कि हमने दहशतगर्दों को या पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर तैयार करने होंगे, या उनको हिदायत की जाएगी कि आप हमारी ज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करें। तो मैं समझता हूँ उसके ज़रूर असरात पहुँचे हैं। वो इस्तेमाल बिल्कुल कम हो रहा है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन, लेकिन वो इस्तेमाल होना ख़त्म नहीं हुआ, जिसके हमें उम्मीद है कि हुकूमत नहीं आई है। जिस तरह आगे चलती जाएंगी इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये अभी जिस तरह पाकिस्तान के लोगों ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ देकर इनकी कमर तोड़ी थी, ये अभी किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान के साथ मिलकर रीऑर्गेनाइज आके अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसके हमारे पास थ्रेट्स भी थी। हमने तमाम इदारों को, तमाम लोगों को भेजा था, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़्यादातर फोकस जो था वो पब्लिक मकामात पर था, अपने लोगों की हिफाजत की तरफ। तो उनके कैंप पर हमला किया गया, उन्होंने अपनी जानों की नज़राने पेश की। इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है या ख़त्म हो चुका है? देखें, नोशकी में जो ऑपरेशन था वो आज गए थे तो वहाँ 9 दहशतगर्द थे, 9 के 9 दहशतगर्द मारे गए। अलबत्ता जो पंजगुर में थे वहाँ 2 दहशतगर्दों की लाश मिली थी, लेकिन उन्होंने आबादी का फ़ायदा उठाकर आबादी में गए थे। तो अभी ऑपरेशन की क्लियरेंस चल रही है, उसके बाद ही हम आपको पंजगुर के जो है अतमी वो बता सकेंगे सूरत हाल। मैं लोधी साहब, आप देख रहे हैं जो सूरत हाल है और ज़ाहिर बड़ी अफसोसनाक है, चाहे तहरीक तालिबान के हवाले से हो या जो बलूच तंजीमें हैं अस्करियत पसंद उनके हवाले से हो। आप किस तरीके से इस चीज़ को एवेल्यूएट कर रहे हैं? क्योंकि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो ये तवक्को थी कि जो पाकिस्तान कहता है कि जी भारत उस सरजमीन को इस्तेमाल कर हम पर हमले कराता है वो कम होंगे, मगर बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जिसने भी प्लान बनाया बहुत ग्रैंड प्लान था। इसमें उन्होंने एक तीर से 3 शिकार किए हैं कम से कम। एक तो ये कि वो ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और जो थोड़ी बहुत हमारे ईरान के साथ टेंशन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सीपैक के बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि ये गैर महफूज है और ताकि इन्वेस्टर यहाँ पर ना आ सकें। तो मैं आपके सामने 2-4 चीज़ें रखता हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये क्या हो रहा है। आप से अगर मैं ये पूछूं, या नाजरीन खुद इसका जवाब दिल में रख सकते हैं कि कौन सा मुल्क है या कौन से ममालिक हैं जिनको पाकिस्तान और चीन का नज़दीक होना पसंद नहीं, जिनको सीपैक की डेवलपमेंट पसंद नहीं, जिनको नई अफगान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात पसंद नहीं, जिनको ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात पसंद नहीं, जो नहीं चाहते कि गवादर पोर्ट डेवलप करे। अभी ये जो मैंने आपके सामने 5-6 चीज़ें रखी हैं, आप मुल्कों की लिस्ट बना लें, 5-6 मुल्क बनते हैं और कोई भी इनमें इन्वॉल्व हो सकता है।
और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं मेरे भाई, यही होते हैं जो बार बार आप सवाल पूछ रहे हैं कि अफगान तालिबान आने के बाद भी ये नहीं हुआ। और भाई उनको आए हुए 5 महीने हुए हैं, 20 साल से वहां पर एक खराबी मौजूद थी। और ये कि जी हमने सुने हैं, गुफ्तगू हो रही थी हैंडलर उनके अफगानिस्तान में, इसी को तो फॉल्स फ्लैग कहते हैं कि करता कोई और है और आपको जो है ना टांडे कहीं और से मिला देता है। हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इंटीरियर मिनिस्टर की, लेकिन सीधा कह देना कि जी शायद वहां से हमें इतला मिली है, रुक जाएं भाई, रुक जाएं, जरा अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट कर लें कि इसके पीछे है कौन। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मुल्क ऐसा भी हो सकता है जो बार बार दोस्ती के दावे निभा रहा है या बता रहा है आपके साथ। तो ये एक अफसोसनाक वाकया था, बहुत बड़ा प्लान था, बड़े खुशउस्लूबी से इसका मुकाबला किया गया है और आगे इतने आसान रास्ता नहीं होगा हमारे लिए। लेकिन लांगू साहब भी कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान से इस बात को रेज किया गया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये हमले नहीं होंगे। आपको लगता है आने वाले दिनों में कम से कम आहिस्ता आहिस्ता रिट इतनी स्टैब्लिश हो जाएगी अफगान तालिबान हुकूमत की कि पाकिस्तान को ये शिकायत ना हो? जी, इसके बहुत इम्कान हैं। देखिए इस वक्त तो वो पॉलिटिकली भी अनस्टेबल है, इकोनॉमिकली भी अनस्टेबल है। अभी मेरा ख्याल है कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, कतर सोच रहे हैं कि उनको रिकग्नाइज करें ना करें। जब ये रिकग्निशन की बात हो गई, जिसको चंद महीने और लग सकते हैं, उसके बाद जब वहाँ स्टेबिलिटी आएगी, उनकी रिट कायम होगी, तब हम उनसे ये सारे तकाजे ज्यादा जोर के साथ कर सकते हैं। भाई अभी तो वो आपको पता है 5-6 महीने की बात है। तो सिर्फ अफगानिस्तान का नाम इसमें ना लें, इसमें बड़े मैंने जो सवाल उठाए हैं उनके जवाब में बहुत सारे मुल्क हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान कलीदी मुल्क है, सबसे बड़ा एनिमी है। और ये भी याद रखें कि हमारी बहुत बड़ी समुद्री सरहद मौजूद है, हमारी बहुत बड़ी हिंदुस्तान के सरहद मौजूद है। तो भाग दौड़ के हम बार बार उस तरफ क्यों चले जाते हैं अफगानिस्तान की सरहद? लांगू साहब ये जो लोधी साहब मसला उठा रहे हैं कि आप ये देख रहे हैं इस वक्त जो तहकीकात हैं, क्योंकि पहले भी हमला हुआ, अब फिर ये हमला हो रहा है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है कि कहीं और से भी ताने बाने मिलते हैं इसके? देखें, जो बराह रास्त हमारे पास हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ या हमारे पास सबूत जो दस्तियाब है, एक ज़िम्मेदार मुल्क की हैसियत से मैं बात करूँ तो बेहतर होगा। हिंदुस्तान इसमें बराह रास्त मुलव्विस है और हिंदुस्तान इसमें अफगानिस्तान की सरजमीन इसमें बराह रास्त मुलव्विस रहा है। तो इसका हमने 12 सबूत भी लोगों को दिया है और इसके शवाहिद अभी भी हमारे पास मौजूद हैं। और लोधी साहब, जहाँ तक फिर तालिबान का मसला है, अब उनसे डायलॉग फेल हो गया तो हुकूमत कह रही है कि अब उनकी तरफ से कार्रवाई हो रही है, उन्हें कैसे रोका जाए? अफगान तालिबान को मजबूर किया जाए, क्या किया जाए? ये देखें कैसे रोका जाता है जब कोई हथियार उठा ले रियासत के खिलाफ। उसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं वहाँ पे उनको रोका जाए, जैसे कि अभी बलूचिस्तान में है या जहाँ भी होती है। और दूसरा ये कि जहाँ उनके टांडे जाके मिलते हैं वहां का भी जरा खबर ली जाए, आखिर यहाँ पर कुलभूषण क्या कर रहा था, या इतने जो हमारे ऊपर हमले हो रहे थे अफगानिस्तान के थ्रू, जब रॉ वहां पर मौजूद थी तो वो क्या था। हम बुनियादी तौर पे मादत खाना रवैया जब तक रखेंगे, डिफेंसिव रहेंगे, आप कितने स्कूलों को बचाएंगे, कितनी मार्केटों को बचाएंगे, कितनी मस्जिदों को बचाएंगे? आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, आपको इस खूनी हाथ को रोकना पड़ेगा आगे बढ़कर। हुकूमत ज़ाहिर है हर फ्रंट पर और हर फोरम पर उठाती रही है और बहुत ज़्यादा इस मामले को उठाया कि भारत ये करता है, मगर उसके अलावा भी क्या ये भी जिम्मेदारी नहीं है ज़्यादा कि बेहतर इंटेलिजेंस हो, बेहतर अंदाज में इन हमलों को रोका जाए कि वो हमारे लोगों को ही इस्तेमाल कर हम पर हमले कर रहे हो, तो उसके लिए हमारी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो? जी, बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। और अगर मैं एक जुमले में ये कहूँ कि जो कुछ दुश्मन हमारे साथ कर रहा है उन तमाम फील्ड में हमें पूरा हक है कि उसके साथ भी वही करें। ये नहीं हो सकता कि वो पॉलिटिकली भी कुछ कर रहा हो, मिलिटरीली भी कुछ कर रहा हो, इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी कर रहा हो और हम सिर्फ डिप्लोमेसी में यकीन रखते हो। आपको पता है अच्छे तरीके से कि उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑन रिकॉर्ड है, उसने कहा कि $400 मिलियन हमने अलग रखे हैं बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी के लिए और गिलगित बल्तिस्तान की इंसर्जेंसी के लिए। आपको इल्म होगा इस बात का। और उनके वजीर आजम जो है उन्होंने 2 बरमला कहा है ऑन एयर सबके सामने कि हम इन कम्युनिकेशन है जो कि लोग हथियार उठाते हैं बलूचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में। इसके बाद आपको और किस प्रूफ की जरूरत है? लेकिन अगर आप ये समझें कि दुनिया आके आपकी हेल्प करेगी, अगर आप में हिम्मत है तो उस बाजू को आगे बढ़ के रोक लें,
दुनिया का इंतजार आपने किया तो इसी तरीके से खून बहता रहेगा। लांगू साहब ये बताइएगा कि क्या अब मजीद थ्रेट अलर्ट भी है, अब क्या मजीद भी और ज़्यादा सिक्योरिटी बेहतर की जा रही है? देखें, जब तुर्बत का वाक़या हो गया था तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ख़ुद उनके अमराते तुर्बत गए थे, मुकम्मल सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। उसके बाद कोयटा में भी अब सिक्योरिटी के आला सतह के इजलास हुए जिसमें थ्रेट्स को मेंशन किया गया था और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई है कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कोई रियायत ना बरती जाए और अपने इंटेलिजेंस के मुताबिक जहाँ भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं आप लोग कार्रवाई करें ताकि दहशतगर्द पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचाने आए हैं वो अपने अज़ाइम में नाकाम हों। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद हम खुद पर बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज एक बड़ा और इंतहाई अहम फैसला सामने आया है। अदालत ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी मुलाजमीन को प्लॉट्स की अलॉटमेंट गैर कानूनी और अवामी मफाद के खिलाफ करार दे दी है। साथ ही फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की स्कीम और उसकी तरमीमी पॉलिसी को कलअदम करार देते हुए कहा है कि रियासती असासे सिर्फ और सिर्फ अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। अदालत ने हुकूमत को हिदायत की है कि खास ताकतवर तबके को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय अवामी मफाद में पॉलिसियाँ तैयार करे। ये फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने तहरीर किया है और उन्होंने अपने 60 सफ़हात के फैसले में लिखा है कि तमाम बहस से ये वाज़ेह हो गया है कि पॉलिसीज़ खास तौर पर तरमीम शुदा पॉलिसी और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की स्कीम की नौयत अवामी मफाद के बजाय अवाम के आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वो इदारे और अफराद जो मुमकिन बेनिफिशरीज हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हों या जजेस हों, वो सिर्फ और सिर्फ हकीकी स्टेक होल्डर्स यानी पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए इन ओहदों पर फाइज हैं। उन पर लाजिम है कि वो सिर्फ अवाम के मफाद में अपनी जिम्मेदारी अदा करें। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स अपने हक में कोई भी ऐसा मफाद पैदा नहीं कर सकता जो अवामी फलाह बहबूद और मफाद से टकराता हो। मगर अफसोस की बात यह है कि मज़कूरा स्कीम और तरमीम शुदा पॉलिसी अवामी मफाद और उन्हें आइन में फराहम करदा हुकूक की खिलाफ वर्जी है। फैसले के मुताबिक इस केस में अशराफिया की गिरफ्त और मफादात के टकराव का मामला वाज़ेह है। एक मखसूस ताकतवर तबके के मफाद के लिए पाकिस्तान के अवाम और कौमी ख़जाने को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाना एक आइनी मुआशरे के लिए नाकाबिल तसव्वुर है। ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को इन संगीन नताइज के हवाले से अंधेरे में रखा गया है। बतौर मुंतखब अवामी नुमाइंदे उन्हें सिर्फ अवामी मफाद में पॉलिसियाँ बनाने का इख्तियार हासिल है, बजाय इसके कि वो अवामी मफाद का मजाक उड़ाकर एक मखसूस ताकतवर तबके को गैर मुतवक्के फ़ायदा पहुँचाने के मौके पैदा करें। फैसले के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की ये स्कीम तरमीमी पॉलिसी और उस पर अमल दरामद की सूरत में उसके नताइज गैर आइनी और कानून के दायरे कार से बाहर हैं। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को यह इख्तियार ही हासिल नहीं है कि वो कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाएं जो अवामी मफाद से टकराती हो। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी और वफाकी हुकूमत को अथॉरिटी एक्ट और CDA ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाने और स्कीम लॉन्च करने का इख्तियार हासिल नहीं है जो अवामी मफाद से मुतसादिम हो और उनके आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी करती हो। वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के तहत अथॉरिटी ने जो स्कीम लॉन्च की है उसे आइनी स्क्रूटनी का सामना करना पड़ेगा कि ये बड़ी तादाद में अवाम के फ़ायदे में है या मखसूस ताकतवर तबके के फ़ायदे में है। फैसले के मुताबिक रियासती असासे सिर्फ और सिर्फ बड़े पैमाने पर अवामी मुफाद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसलिए मुतल्लिका तरमीमी पॉलिसी और उसके तहत सेक्टर F12, F14 और G12 में मतलूबा स्कीम अवामी मुफाद और उनके आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा मुतल्लिका तरमीमी पॉलिसी और स्कीम को गैर कानूनी, गैर आइनी दायरे इख्तियार से बाहर और कलअदम करार दिया जाता है। फैसले में हिदायत की गई है कि सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स इस फैसले को 2 हफ्ते के अंदर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के सामने पेश करें और तवक्को की जाती है कि वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना मुस्तकबिल में अथॉरिटी एक्ट और CDA ऑर्डिनेंस के तहत पॉलिसियाँ वज़ा करते हुए और स्कीम लॉन्च करते वक्त मज़कूरा ऑब्जर्वेशंस का ख्याल रखेंगे। और ये भी तवक्को की जाती है कि वफाकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अवामी मुफाद में सेक्टर F12, F14, F15 और G12 में तरक्याती कामों के लिए पॉलिसियाँ वज़ा करेगी, बजाय इसके कि कौमी ख़जाने से चंद मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाया जाए। फैसले के मुताबिक मज़कूरा हक़ाइक़ की रोशनी में दरख्वास्त गुजारों की इंट्रा कोर्ट अपील को अवामी मफाद से मुतसादिम, गैर आइनी और अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देकर खारिज किया जाता है। इसके अलावा अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि प्लॉट की अलॉटमेंट सरकारी मुलाजमीन के क़वाइद व ज़वाबित का हिस्सा नहीं है। ना कोई सरकारी मुलाजिम, ना कोई जज
या ना ही किसी भी इदारे का मुलाजिम सरकारी जमीन का मार्केट वैल्यू से कम पर दावेदार हो सकता है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी ने ज्यादातर जमीन ताकत के जोर पर हासिल की। इस हाउसिंग अथॉरिटी की स्कीम मखसूस तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद के एक खास क्लब के लिए है। इसके फवाइद उन अफराद तक ही महदूद हैं जिनके पास इस अथॉरिटी की मेंबरशिप है। अथॉरिटी के अराकीन को यह मौका दिया जाता है कि वो प्लॉट हासिल करके माली फवाइद हासिल करें और वो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाकर जाती फवाइद हासिल करें। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा है कि अथॉरिटी के अराकीन रजिस्ट्रेशन फीस और मुतय्यन करदा मालियत की अदायगी के बाद इन प्लॉट्स की अलॉटमेंट के अहल हो जाते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट अथॉरिटी के रुकन को 5 लाख रुपए से भी कम में मिल जाता है, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। कौमी खजाने के बजाय मखसूस अफराद को फायदा पहुंचाया जाता है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि तरमीमी पॉलिसी के मुताबिक पहले से मुंतखब करदा अफराद जिन्होंने खुद मेंबरशिप के लिए रजिस्टर किया हुआ था वो इस्लामाबाद के महंगे इलाके जैसे कि F14 और F15 में प्लॉट्स के हकदार करार पाए हैं, जबकि 1,40,000 से ज्यादा अराकीन को अभी प्लॉट मिलने हैं। वफाकी हुकूमत ने तरमीमी पॉलिसी के जरिए 2 मजीद प्राइम लोकेशंस जैसा कि G12 और F12 को मुख्तस किया ताकि अथॉरिटी के रजिस्टर्ड अराकीन को भी फायदा पहुंचाया जाए। फिर उन 2 सेक्टर्स के हवाले से कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमीन हासिल करने का अमल शुरू किया। CDA को इन प्लॉट्स को डेवलप करना था और इन्हें अवाम को ऑक्शन के जरिए फरोख्त करना था। हमें यह बताया गया कि अगर इन प्लॉट्स को अवाम को मार्केट रेट्स के मुताबिक फरोख्त किया जाता तो कौमी खजाने को 250 से 300 अरब रुपए का फायदा पहुंचता। CDA ऑर्डिनेंस के तहत अवाम को प्लॉट्स की फरोख्त पब्लिक ऑक्शन के जरिए हो सकती है। उससे हासिल होने वाला मुनाफा कौमी खजाने में जाता है और अवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाता है। अदालती फैसले के मुताबिक इन चारों अहम सेक्टर्स में कानून के मुताबिक फरोख्त ऑक्शन के जरिए होनी चाहिए थी, मगर उनमें जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और मखसूस ग्रुप्स के अराकीन को मार्केट से कम कीमत पर प्लॉट्स दे दिए गए, जिससे असल स्टेक होल्डर्स यानी पाकिस्तानी अवाम पर गहरे असरात मुरत्तिब हुए। हमने अंदाजा लगाया है कि इससे कौमी खजाने को 1000 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया है। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाकर कुछ अफराद को फायदा पहुंचाया गया है और उन्हें माला माल होने का मौका फराहम किया गया है। साथ ही अवाम को मजबूर किया गया है कि वो मार्केट वैल्यू पर अथॉरिटी के अराकीन से महंगे प्लॉट्स खरीदें। हालांकि रियासत ने इस अथॉरिटी के अराकीन को ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई थी कि उन्हें प्लॉट्स फराहम किए जाएंगे। जब अदालत ने सेक्रेटरी हाउसिंग और अथॉरिटी के DG से पूछा कि कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की वजह बताएं, तो वो कोई खास वजाहत पेश ना कर सके। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि यह महसूस किया गया कि बावसूख जराए और रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल सितंबर में मुल्क का कुल कर्जा और वाजिबात 50,500 अरब रुपए थे, जबकि बैरूनी कर्जा 127 अरब डॉलर्स था और हर दिन मुल्क पर 17 अरब रुपए का कर्जा बढ़ता जा रहा है। हर शहरी पर 2,27,000 रुपए का कर्जा है। गुर्बत की सतह से नीचे अफराद की शरह 40% है, जो तकरीबन 9 करोड़ बनते हैं। खुराक की किल्लत का शिकार अफराद की शरह 38% है। 2 करोड़ 28 लाख बच्चे जिनकी उम्र 5 और 16 साल के दरमियान है वो स्कूल से बाहर हैं। बड़ी आबादी को सेहत की सहूलतें दस्तियाब नहीं हैं। क्या इस सूरत हाल में कौमी खजाने को और मखसूस ताकतवर अफराद को फ़ायदा पहुँचाने की कोई तौजीह या आईनी तौर पर इजाज़त दी जा सकती है? ये स्कीम और तरमीमी पॉलिसी अवामी मुफाद की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसलिए अथॉरिटी का एक्ट कानून से बाहर और आइन के खिलाफ है। आइन का हर शहरी से वादा है कि बुनियादी हुकूक सबके लिए बराबर होंगे और वो कानून की नज़र में बराबर होंगे। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि इस मुतालिका तरमीमी पॉलिसी का हैरानकुन पहलू ये भी है कि वफाकी काबीना ने एक ऐसे सिस्टम की मंजूरी दी जिसका मॉडल आर्मी या डिफेंस जैसा है, मगर इस मॉडल के हवाले से कोई वजाहत नहीं दी गई। आइन के तहत इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? जिस तरीके से तरमीमी पॉलिसी के तहत अथॉरिटी के एक्ट की मंजूरी दी गई और स्कीम तैयार की गई वो इलीट कैप्चर की आला मिसाल है और इसलिए ये गैर कानूनी और गैर आइनी है। इसके अलावा अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि फेडरल एम्प्लॉयज़ अथॉरिटी इस अदालत और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालतों के सामने एक बड़ी कानूनी फरीक है और इसकी सुप्रीम कोर्ट में भी कानूनी फरीक होने की तरदीद नहीं की जा सकती। उनके कानूनी मामलात की नोयत ज़्यादातर ज़मीन के कब्जे, रजिस्टर्ड अराकीन की शिकायत और कॉन्ट्रैक्टर से मुताल्लिक होती हैं। ताहम ये इत्तफाक भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस मखसूस ग्रुप में शामिल हैं जो इस अथॉरिटी के तहत कायम स्कीम से माली फ़ायदा उठा रहा है। ये तासुर है जो गलत भी हो सकता है कि तीनों अदालतों पर मुश्तमिल ग्रुप की शमूलियत की ठोस वजूहात नहीं है। ना सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन हो या जजेस,
उन्हें इस तरह की स्कीम में प्लॉट्स लेने का कोई हक हासिल नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि अदालत के मुलाजमीन या उसके जजेस की अथॉरिटी की किसी भी स्कीम में शमूलियत या उससे फ़ायदा उठाना अवामी मफाद के खिलाफ है और ये एक इदारे की हैसियत से अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी से मुताबिकत नहीं रखती। आइन के तहत किसी जज या अदालत को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि एक जज अवाम के बुनियादी हुकूक गस्ब करने की हैसियत से नजर आए। ये बहुत अहम फैसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में प्लॉट्स के अलॉटमेंट्स और कुरानदाजी के मामले पर इंट्रा कोर्ट अपील पर यह फैसला गुज़िश्ता साल नवंबर में महफूज किया था, जिसे आज जारी कर दिया गया। इस केस में वफाकी हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी को फरीक बनाया गया था। आज के फैसले में इस्लामाबाद के सेक्टर F14 और F15 की स्कीम को भी गैर कानूनी करार दे दिया गया है, जिस पर अलग से समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अगस्त 2021 में भी एक हुक्मनामा जारी किया था और मफादात के टकराव के उसूल पर रोशनी डाली थी। चीफ जस्टिस ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी की कुरानदाजी के जरिए प्लॉट्स की अलॉटमेंट पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसकी मातहत जिला अदलिया के जजेस की हद तक प्लॉट्स की अलॉटमेंट मुअत्तल कर दी थी और कहा था कि अगर ज़मीन के मुतासरीन का केस सुनने वाला जज ही बेनिफिशरी होगा तो वो कैसे मुतासरीन के हुकूक का फैसला कर पाएगा। अहम बात यह है कि इस्लामाबाद के सेक्टर F14 और F15 में कुरानदाजी के जरिए 4000 से ज़ायद दरख्वास्त गुजारों को रिहायशी प्लॉट्स अलॉट किए गए थे, जिनमें कई हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस और सरकारी अफसरान शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक हैरानकुन तौर पर उस फहरिस्त में ऐसे जुडिशल अफसरान भी शामिल हैं जिन्हें मिसकंडक्ट या करप्शन की वजह से बरतरफ कर दिया गया है। फहरिस्त में तैयबा केस में इसी अदालत से जुर्म साबित होकर सजा पाने वाले जुडिशल अफसर का नाम भी शामिल है। हालांकि सजा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रख चुकी है। इसी तरह जाली डिग्री के केस में करप्शन के इल्जाम पर बरतरफ किए गए जज का नाम भी अलॉटीज की फहरिस्त में शामिल है। इसके अलावा प्लॉट हासिल करने वाले खुशकिस्मतों में वो जुडिशल अफसरान भी शामिल हैं जो अपनी नाकाबिलियत की वजह से अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म इम्तना गुज़िश्ता साल सेक्टर F14 F15 में प्लॉट्स की अलॉटमेंट के हवाले से सामने आया था और आज इन्हीं दोनों सेक्टर्स समेत कुछ और सेक्टर्स के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील पर अहम फैसला जारी कर दिया गया है और उन सेक्टर्स में सरकारी मुलाजमीन, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट्स की अलॉटमेंट की स्कीम को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट और स्टेट बैंक का तरमीमी बिल पास कराने के बाद IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया है और ये एक अच्छी खबर है। प्रोग्राम की बहाली के बाद आज रुपए की कदर में बेहतरी आई और स्टॉक मार्केट का भी अच्छा आगाज हुआ, मगर फिर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और इंडेक्स 256 पॉइंट्स नीचे चला गया। इस प्रोग्राम की बहाली से पाकिस्तान को IMF से $1 अरब मिलेंगे और उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि बैनुल-अक़वामी इदारों से कर्ज मिलने से मुआशी इस्तेहकाम मिलेगा, क्योंकि मुल्क का करंट अकाउंट खसारा सिर्फ 6 माह में $9 अरब को तजावुज़ कर गया है। हालांकि पहले स्टेट बैंक ने पूरे साल के लिए $9 अरब का करंट अकाउंट खसारे का टारगेट रखा था, जो 6 माह में ही पूरा हो गया है और अब स्टेट बैंक ने पूरे साल का टारगेट बढ़ाकर $12 अरब तक कर दिया है। मगर माहिरीन मईशत इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि करंट अकाउंट खसारा $15 अरब से भी ऊपर जा सकता है। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में तेज़ी से कमी आ रही है। स्टेट बैंक के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक 14 जनवरी से 21 जनवरी तक के सिर्फ एक हफ्ते में मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में $86 करोड़ की कमी आई है और वो 22.4 अरब पर आ गए हैं, जबकि स्टेट बैंक के ज़खायर 16.1 अरब पर आ गए हैं और पाकिस्तान का इम्पोर्ट कवर तकरीबन 2.5 महीने का रह गया है। 3 दिसंबर को पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 25.15 अरब थे, जो 2.7 अरब कम होकर 22.4 अरब रह गए हैं। और आज 28 जनवरी को जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़खायर में $463 मिलियन की कमी आ गई है, जबकि पाकिस्तान के टोटल रिजर्व में $398 मिलियन की मजीद कमी आ गई है। यानी सऊदी अरब से उधार लिए गए तकरीबन $3 अरब 1.5 माह में ही खत्म हो गए हैं। इसलिए मुल्क की मईशत के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली अहम और ज़रूरी है। अब IMF के $1 अरब आएंगे। हालिया किए गए सुकूक के जरिए भी $1 अरब की रकम पाकिस्तान को मिल चुकी है, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। मगर अहम बात यह है कि हुकूमत मिनी बजट और स्टेट बैंक तरमीमी बिल को आज अपनी कामयाबी और पाकिस्तानी मईशत की मजबूती और बेहतरी का ज़ामिन करार दे रही है। वुज़रा IMF प्रोग्राम की बहाली पर कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं, मगर कुछ अर्सा पहले तक हुकूमत खुद ये सब करने को तैयार नहीं थी और IMF को मनाने की कोशिशें कर रही थी कि इन शराइत में नरमी की जाए। गुज़िश्ता बरस मार्च में हुकूमत IMF से स्टेट बैंक तरमीमी बिल और मिनी बजट में मौजूद शराइत पर अमल दरामद करने की हामी भर चुकी थी और उस वक्त वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख थे। मगर फिर इन्हीं सख्त शराइत की वजह से डॉक्टर हफीज़ शेख को फारिग कर दिया गया और शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना लगाया गया। और कुछ दिन पहले तक भी स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से बिल और वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक के दरमियान कोऑर्डिनेशन ख़त्म करने के हवाले से निकात पर ना तो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन मुतमईन थे और ना ही वज़ीर आज़म
IMF के दबाव के तहत पेट्रोलियम लेवी में मजीद 4 रुपए इजाफे की वजह से इस साल के शुरू होते ही तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से ना वजीर खजाना खुश थे और ना ही वजीर आजम। और फिर वजीर खजाना शौकत तरीन ने यह भी वाजे कह दिया था कि इस बार IMF का रवैया काफी सख्त था। इस खित्ते में होने वाली तब्दीलियों के बाद अमेरिका से ताल्लुकात भी इस पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये कई चीज़ें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही हैं। एक तो IMF का वैसे रवैया हमारे पास सख्त और जियोपॉलिटिकल आपको सिचुएशन का पता है क्या हुआ है और अफगानिस्तान के बाद क्या हुआ। आप कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से IMF पर प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर था, जिसकी वजह से बड़े सख्त शराइत का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान को। बिल्कुल, देखें 2008-9 में मैंने IMF प्रोग्राम किया था, दैट वाज अ केक वॉक वर्सेस दिस। मगर सवाल यह है कि इसी हुकूमत ने अफगानिस्तान में तालिबान की फतह से पहले IMF से सारी बातों पर इत्तफाक कर लिया था, खुद ही मुज़ाकरात किए, खुद प्रोग्राम की बहाली की खबर सुनाई, फिर खुद ही उस वक्त के वजीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख को बदल दिया और फिर खुद ही वजीर खजाना शौकत तरीन को लेकर आए और उन्होंने तनकीद की कि हुकूमत ने IMF की सख्त शराइत मान ली थी, हम IMF से मुज़ाकरात करेंगे, शराइत को नरम कराएंगे। फिर मुज़ाकरात किए और क्रेडिट भी लिया कि डॉक्टर हफीज शेख तो 700 अरब रुपए मान कर आए थे, उसे कम कराकर 343 अरब रुपए करा लिया। तो जो हम लोगों ने $500 मिलियन ले लिए थे ना, मैं वो भुगत रहा हूँ फिलहाल। सफ़र वहाँ से शुरू हुआ जहाँ हम लोगों ने मार्च में छोड़ा था। हमने $500 मिलियन लिए थे, तो हमने इनसे वादे जो किए थे वो ये थे कि 700 अरब रुपए के हम जो है टैक्स या एग्जम्पशंस कम करेंगे, 4 रुपए 95 पैसे के टैरिफ बढ़ाएंगे और उसके बाद स्टेट बैंक का ये जो है ये अमेंडमेंट्स जो है हम लेके आएंगे उसको। काफी हद तक इस पे बहुत बहस हुई। बहस इसलिए हुई कि उन्होंने कहा ये तो भाईजान आपने पैसे ले लिए और हमने अपने बोर्ड से ये सारा अप्रूवल करवाया हुआ है, हम अपने बोर्ड के पास कैसे जाएंगे कि जनाब वो तो अभी इसको इंप्लीमेंट करने को तैयार ही नहीं है। पॉलिसी जो डिसीजंस आपने हमारे साथ एग्री किए थे आपने उनको इंप्लीमेंट करना। तो मसला सिर्फ अमेरिका के साथ ताल्लुकात का है या बार बार हुकूमत की तरफ से कभी IMF से मुज़ाकरात करके एक वादा करने और फिर फाइनेंस टीम बदलकर दोबारा मुज़ाकरात करके नए वादे करने का भी है, जिसकी वजह से IMF खुद भी इस हुकूमत पर भरोसा करने को तैयार नहीं था और प्रोग्राम की बहाली से पहले ही शराइत पर अमल दरामद चाहता था। हुकूमत ने बजरिया ऑर्डिनेंस भी तरामीम लाने का कहा मगर IMF नहीं माना और पार्लियामेंट से कानून साजी का कहा और फिर अब हुकूमत ने नए फाइनेंस बिल के तहत होने वाली तब्दीलियों और स्टेट बैंक तरमीमी बिल को पाकिस्तान के फायदे के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। पहले IMF के दबाव और पाक अमरीका ताल्लुकात में फासले को इसकी वजह कहा था। आज हुकूमत स्टेट बैंक तरमीमी कानून की तारीफें कर रही है मगर वजीर खजाना के मुताबिक वो चाहते थे कि मॉनेटरी और फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड बरकरार रहता मगर IMF नहीं माना। फिस्कल एंड मॉनेटरी बोर्ड होता था जिसमें वजीर ख़जाना जो था उसका चेयरमैन होता था और गवर्नर उसका मेंबर होते थे, तो 2-3 लोग और भी होते थे। तो वो उन्होंने कहा इसको ना करें, इसमें जो है वो स्टेट हुकूमत अपना जो फाइनेंस मिनिस्टर का, क्योंकि वो सीनियरिटी होती है, तो इसको एक किस्म से इनफॉर्मल रख लें कि वो आपस में मुशावरत आप करेंगे, तो इसको फॉर्मल एक कोई इदारा ना बना दें। उसमें मैं तो खैर चाह रहा था कि ये एक कोई ना कोई फॉर्मल चीज़ हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा जी ये तो आप बेसिकली एक ही मुल्क में रह रहे होंगे तो आप इसको मुशावरत कर सकते हैं एक दूसरे। साथ ही 2 जनवरी को शाया होने वाली शहबाज राना की खबर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भी स्टेट बैंक के तरमीमी बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनमें से एक हुकूमत पर स्टेट बैंक से कर्ज लेने पर मुकम्मल पाबंदी की शिक भी शामिल है और स्टेट बैंक को हुकूमत से मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी देना भी शामिल है और मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड का ख़त्म होना भी शामिल है। मगर आज IMF प्रोग्राम की बहाली और कर्ज लेने पर मुबारकबादें दी जा रही हैं, खुशी है हुकूमत को। हालांकि माजी में IMF प्रोग्राम और कर्ज लेने पर इमरान खान क्या कहते थे, देखिए। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने। ये कभी उम्मीद ना रखना अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए मैं खुदकुशी कर दूंगा बिना पैसे मांग। इमरान खान मर जाएगा, कभी पैसे नहीं मांगेगा। ये जो कर्जे लेते जा रहे हैं और हमारे हाथ बांधते जा रहे हैं कर्जों की वजह से, क्योंकि कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े मुल्कों को कर्जे दे के हमें कंट्रोल कर सकते हैं, जो चाहे वो करवा सकते हैं। जंजीरें बंध रही हैं हमारे हाथों पे, हम गुलाम बनते जा रहे हैं। इसीलिए मुल्क की सियासी क़यादत को मशत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मगर अब अहम बात यह है कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम बहाल हो गया है। जनवरी के लिए जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उनके मुताबिक 7 माह में FBR ने टारगेट से 262 अरब रुपए ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है और 3090 अरब रुपए के टारगेट के बजाय 3352 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है। मगर दिसंबर के बाद जनवरी मुसलसल दूसरा महीना है कि जब FBR अपना टारगेट हासिल नहीं कर पाया है।
दिसंबर में एफबीआर ने टारगेट से 17 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया था और जनवरी में टारगेट से 27 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया है। इसके साथ साथ एक बेहतर खबर, जनवरी के महीने में दरामदाद का 6 अरब डॉलर से कम होना है। दरामदाद यानी इंपोर्ट्स दिसंबर के मुकाबले में 22% कम होकर 5.9 अरब डॉलर रही और बरामदाद यानी एक्सपोर्ट्स में भी 8% की कमी देखी गई है और 2.5 अरब डॉलर रही है। तिजारती खसारा जनवरी के महीने में दिसंबर के 4.8 अरब डॉलर से कम होकर 3.3 अरब डॉलर यानी 30% कम रहा। अब नजरें रेमिटेंसेज यानी तरसीलात ज़र पर हैं। अगर उसका नंबर भी अच्छा आता है तो करंट अकाउंट खसारे में खातिर ख्वाह कमी नजर आएगी। एक परेशान कुन बात मुसलसल महंगाई में इजाफा है। पल्स कंसल्टेंट के हालिया सर्वे के मुताबिक भी 84% अवाम की नज़र में मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है और ये महंगाई अगस्त के महीने से मुसलसल और बढ़ रही है और जनवरी में 13% पर पहुंच गई है, जो 2 साल की बुलंद तरीन सतह है। वज़ीर आज़म ने अवाम से महंगाई को कंट्रोल करने का मुसलसल वादा किया है, मगर महंगाई मुसलसल बढ़ती ही रही है। आदादशुमार भी आ गए हैं, IMF का प्रोग्राम भी बहाल हो गया है। क्या मईशत लगती है, बात करेंगे बाहिर मईशत। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल साहब, ज़ाहिर एक बहुत ही गैर यकीनी की सूरत हाल रही है, मगर अब IMF का प्रोग्राम बहाल हो चुका है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हमने मनी मार्केट में भी देखा कि रेट्स नीचे आए हैं, स्टेबिलिटी भी अब वहाँ पर नज़र आ रही है। आज प्रोग्राम की बहाली के बाद हमें नज़र आया कि रुपया भी ज़रा मुस्तहकम हुआ है। आप समझ रहे हैं कि जो सिग्नल्स हैं वो सारे अब ऐसे हैं कि मईशत इस्तेहकाम की तरफ जा रही हो। जो जनवरी का ट्रेड डेफिसिट का नंबर आया है वो उसमें भी कमी आती नजर आई है। शाहजेब, काफ़ी महीने से ये सेंट्रल बैंक की तरफ से तो टाइटनिंग मेजर लिए जा रहे थे, कुछ देर की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, बट उसके बाद जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं पिछले 1-2 माह से, उसमें काफ़ी हद तक स्लो डाउन नज़र आ रहा है। और बेसिकली IMF भी यही चाह रहा था कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले पाकिस्तान ऐसे प्रायर एक्शन ले ले जिससे स्टेबिलिटी नज़र आए, जिससे जो इम्पोर्ट्स की ग्रोथ है उसमें कंट्रोल नज़र आए। तो इंडिकेटर्स तो यही है कि अभी जो है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होगा, यानी जो जिस तेज़ी से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी इम्पोर्ट लेड, उसमें थोड़ा सा इस्तेकाम आएगा। ग्रोथ ज़रूर नीचे आएगी, मगर जो इम्पोर्ट्स है वो तेज़ी से नीचे आ रही हैं और वही वजह थी जिसकी वजह से हमारा एक्सटर्नल अकाउंट में प्रेशर आ रहा था। तो बज़ाहिर आपने सही कहा कि इंडिकेशंस भी मिल रही हैं और IMF के प्रोग्राम के बाद हमें लग रहा है कि ओवरऑल स्टेबलाइजेशन इकोनॉमी में देखी जाएगी। अच्छा, और जो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के खतरात पैदा हो गए थे कि पता नहीं कहाँ हमारा करंट अकाउंट खसारा जाएगा, 2018 वाली सूरत हाल पर ना हो, ना हम चले जाएं। ये जनवरी के नंबर से आपको लग रहा है कि शुरू के 6 माह में 9 अरब डॉलर हो गए थे, तो आखिर के 6 माह में इतना होगा कि जिसकी फाइनेंसिंग हमने अरेंज की हुई होगी और किसी क्राइसिस की सूरत हाल में पाकिस्तान नहीं होगा? देखिए, स्लो डाउन तो नज़र आना शुरू हो भी गया है और इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाए गए थे और करेंसी को नीचे एडजस्ट किया गया था और ड्यूटीज़ बढ़ाई गई हैं, मगर अभी भी हमें लग रहा है कि ये जो 6 माह में 5-6 बिलियन डॉलर होगा तो ये कोई 14-15 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच जाएगा, जो अभी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो पाकिस्तान के रिजर्व्स की पोजीशन है वो भी कम है, प्लस जो पाकिस्तान को डेट रीपेमेंट करनी है वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके हिसाब से तो ये भी 14-15 बिलियन डॉलर भी ज़्यादा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो पहले हाफ में था उसका दुगना नहीं हो रहा, मगर अभी और भी आई थिंक डिमांड कर्टेलमेंट मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे ताकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मैनेजेबल हो जाए, या अगर ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस ख़ास तौर से ऑयल है वो अगर नीचे आ जाए तो भी हमारे हालात जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। मतलब एक और दावा जो है वो ये कि जी अब सस्टेनेबल ग्रोथ पे पाकिस्तान आ गया है और ये IMF का आखिरी प्रोग्राम है। आपको लग रहा है कि IMF का आखिरी प्रोग्राम है या इस प्रोग्राम के सितंबर में ख़त्म होते ही हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम एक और IMF प्रोग्राम में जाएंगे और उसमें भी माजी की तरह फिर देर नहीं करनी चाहिए? देखिए, जो पाकिस्तान का डेट की पोजीशन है और पाकिस्तान के जो डेट रीपेमेंट का शेड्यूल है और जो ओवरऑल रिजर्व की पोजीशन है और जो ग्लोबल मार्केट्स के हालात हैं, स्पेशली जो तेल की कीमतें और जो कोल और LNG की कीमतें हैं, उसको देखकर तो लग रहा है कि अगले साल या जो अगली हुकूमत आएगी उसको दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई 25 से 28 बिलियन डॉलर का अगले साल का भी हमारा जो फाइनेंसिंग गैप है उतने पैसे हैं नहीं। तो या तो कोई बहुत बड़ा
चीज़ हो जाए कि तेल की कीमतें आधी हो जाएं, या पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात ऐसे हो जाएं कि बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, या जो प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना गए हैं वहाँ से कोई बहुत बड़ी इमदाद मिल जाए, अगर ये हुआ तो ठीक है। अदरवाइज़ तो बज़ाहिर लग रहा है कि फाइनेंसिंग गैप को फिल करने के लिए पाकिस्तान को इस प्रोग्राम के बाद शायद एक और IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत पड़े। बहुत शुक्रिया मुसलसल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।